नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा। इसके अंदर आज जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? अपना टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब है? जब भी किसी सेल से आप लोग धारा प्रवाहित करते हो, जैसे ये क्या है, कोई एक सेल है, तो सेल से जब भी धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ के बाहर तो ये धारा जो है वो क्या होती है, प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। और धारा के जो मार्ग में आवेश वाहक जो गति कर रहे हैं, आपको पता है धारा जाने का मतलब है आवेश वाहकों की गति होना। और जो आवेश वाहक है उनके मार्ग में जो बाधा आती है उसे अपने क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के परिपथ से बाहर की ओर जब आप लोग क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, उसके मार्ग में जो रुकावट आती है उसे अपने क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। परंतु वही धारा सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर जो वो प्रवाहित होती है वो कहाँ से कहाँ गति करती है? वो माइनस से प्लस की ओर गति करती है। यानी जो विद्युत अपघट्य अपने बना रखा है, इसके अंदर ये धारा जो है वो कहाँ से कहाँ गति करती है? ये माइनस से प्लस की ओर गति करती है। किसके अंदर? विद्युत अपघट्य के अंदर। तो बाहर तो इस ओर गति कर रही है, प्रतिरोध आ रहा है, परंतु विद्युत अपघट्य जो है इसके अंदर ये माइनस से किस ओर गति करती है? प्लस की ओर गति करती है। और ये विद्युत अपघट्य जो है, ये विद्युत अपघट्य जो है ये क्या करता है? जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। और विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना जो है वो क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आई? देखिए, प्रतिरोध का मतलब तो आप सभी जानते हो। प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को। प्रतिरोध का मतलब तो आप सभी जानते हो, कैपिटल आर से इसे लिखते हैं। प्रतिरोध का मतलब तो क्या होता है कि जो आवेश वाहक गति कर रहे हैं या जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में जो रुकावट आती है उसे अपने क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। परंतु आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब है? आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है कि वही धारा जब सेल के अंदर प्रवाहित होती है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति कर रही होती है तो सेल का गोल जो है, सेल का गोल क्या करता है? उस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है। और ये जो रुकावट है सेल के अंदर हो रही है, इसलिए अपने इसे किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आदर्श सेल का, आदर्श सेल का, तो आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कितना होता है? 0 होता है। आगे अपने आता है कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसकी निर्भरता, ये आंतरिक प्रतिरोध जो है वो निर्भर किस बात पर करता है? तो देखिए, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। तो स्मॉल आर किस पर निर्भर करता है? ये जिन बातों पर निर्भर करता है उन्हें आपको याद रखना है। एक तो ये किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है जो आपने विद्युत अपघट्य भर रखा है, उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता C पर। ठीक है। ये किस पर निर्भर करता है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता C पर। दूसरी निर्भर करता है विद्युत सेल जो है उससे कितनी धारा जो है वो परिपथ के अंदर प्रवाहित हो रही है, उससे कितनी धारा जो ली जा रही है उस धारा पर। तीसरा ये निर्भर करता है कि जो दोनों आपके पास में इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर। चौथा निर्भर करता है ये जो आपके पास में प्लेटें हैं उनके क्षेत्रफल पर। और पांचवा जो है ये निर्भर करता है ताप पर। तो ये किस पर निर्भर करता है? एक तो निर्भर करता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करेगा, और किस पर निर्भर करेगा? ये जिस गोल के अंदर डूबा हुआ है उसके भीतर डूबे गोल प्लेट जो है
उन प्लेटों के क्षेत्रफल पर एक सेल से कितनी धारा जो है वो ली जा रही है, इस पर निर्भर करता है, और एक निर्भर करता है ये ताप पर। तो इन 5 कारकों पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। अब किस प्रकार से निर्भर करता है ये आपको याद रखना है। तो सांद्रता जो होती है इसके तो क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। सांद्रता जितनी ज़्यादा आप लोग बढ़ा दोगे आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सेल से कितनी धारा ली जा रही है इसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर आप लोग क्या कर दोगे, धारा का मान बढ़ा दोगे तो जितनी ज़्यादा धारा आप लोग इससे लोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तो सांद्रता के समानुपाती हो गया और धारा के भी क्या होगा, ये समानुपाती होगा। दूसरा, जो प्लेटें हैं, प्लेटें जो है जिस गोल के अंदर जो सेल होता है उसका जो गोल होता है यानी विद्युत अपघट्य होता है, उसके अंदर जो आपने प्लेटें डुबो रखी है, उन प्लेटों के दूरी जो है उनके मध्य दूरी पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। और क्षेत्रफल पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो दूरी के तो ये क्या होता है, समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल जो होता है इसकी क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ताप के भी क्या होता है, ताप के भी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो धारा जो है वो किस पर निर्भर करती है, CID/8। ये आप लोग सूत्र याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे ये सूत्र नहीं है, बस आप याद रख सकते हो कि ये किस पर निर्भर करता है। तो याद रखने का तरीका ये CID/8। C का मतलब हो गया सांद्रता, सांद्रता की क्या है, समानुपाती है। कितनी धारा ली जा रही है उस धारा के भी क्या है, समानुपाती है। दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी है उस दूरी के भी क्या है, ये समानुपाती है। जो क्षेत्रफल है प्लेटों का उस क्षेत्रफल के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। और जो ताप है उस ताप के भी क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्षेत्रफल और ताप के ये व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत अपघट्य, धारा और दूरी, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, धारा पर और दूरी पर, इन तीनों के समानुपाती है। क्षेत्रफल और ताप के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको ये 5 ध्यान रखने, इनमें से इन 3 के समानुपाती है और 2 के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इसके अंदर टर्मिनल वोल्टता। देखिए टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। एक तो अपने पढ़ा था विद्युत वाहक बल, उसी तरीके से अब अपने पढ़ रहे हैं टर्मिनल वोल्टता। जब सेल किस परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही है, यानी अर्थात जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है, यानी किसी प्रतिरोध के साथ में अपने क्या कर दिया गया, सेल को जोड़ दिया गया। तो सेल जब बंद परिपथ में होता है तो उस समय सेल के जो दोनों टर्मिनल है उन टर्मिनलों के मध्य विभवांतर, उन टर्मिनलों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। इन टर्मिनलों के मध्य विभवांतर जो है वो क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। तो यहाँ 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता क्या क्या मतलब है, टर्मिनल वोल्टता का मतलब है जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही है उस समय जो दोनों टर्मिनल है उनके मध्य जो विभवांतर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टर्मिनल वोल्टता। और जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल कौन से परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है, उस समय जो सेल के दोनों टर्मिनल है उनके मध्य जो जो विभवांतर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विद्युत वाहक बल। तो बंद परिपथ में तो आपको क्या याद रखना है, टर्मिनल वोल्टता, और खुले परिपथ में आपको क्या याद रखना है, खुले परिपथ में आपको याद रखना है विद्युत वाहक बल, ठीक है। बंद परिपथ में हो अगर सेल तो उसमें तो क्या होगा, बंद परिपथ के समय तो होगा टर्मिनल वोल्टता,
यानी बंद परिपथ का मतलब होगा जब सेल जो है उसे क्या कर दिया गया है, बाह्य परिपथ के साथ में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई भी सेल है, रिमोट वगैरह का सेल, अगर आप उसे रिमोट वगैरह से बाहर रखते हो, जैसे ही आप लोग खरीद करके लाते हो, वो जो बाहर रखा हुआ सेल है उसमें तो होता है उसका विद्युत वाहक बल, जो सेल के ऊपर लिखा रहता है वो विद्युत वाहक बल होता है। और जैसे ही आप लोग उसे उपकरण के अंदर लगा देते हो, जैसे घड़ी वगैरह के अंदर आपने डाल दिया है, तो परिपथ आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसमें जो वोल्टता होती है, जो विभवांतर होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, ये सारी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। एक ये भी याद रखना है कि टर्मिनल वोल्टता जो है इसे किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। और विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल को किससे लिखा जाता है, E से लिखा जाता है। वैसे तो ये जो इस प्रकार वाला E है, कुछ एक एप्सिलॉन जैसा E होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत वाहक बल को लिखा जाता है। परंतु आप सामान्य E जो है इसे भी आप लोग याद रख सकते हो कि इस E के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत वाहक बल को लिखा जाता है। पर याद रखना, ये E विद्युत क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है, ये E विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, विभवांतर है। ये E जो है ये क्या है, विभवांतर है। विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, एक प्रकार का विभवांतर है। एक तो टर्मिनल वोल्टता, एक विद्युत वाहक बल, दोनों ही क्या है, विभवांतर है। एक बंद परिपथ का है, एक खुले परिपथ का है। जब खुला परिपथ होगा तो विद्युत वाहक बल होगा, और जब परिपथ क्या होगा, बंद होगा, तो उसमें क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता होगी। इतनी बातें अगर आपके समझ में आई तो अपने आगे बढ़ते हैं और अपने बात कर लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध। एक फॉर्मूला होता है इनके लिए, उस फॉर्मूले की अपने बात कर लेते हैं। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अपना नया टॉपिक है सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का विद्युत वाहक बल। इन तीनों में अपने को क्या देखना है, संबंध देखना है, संबंध स्थापित करना है विद्युत वाहक बल में, टर्मिनल वोल्टता में और आंतरिक प्रतिरोध में। कोई एक डायग्राम बना लेते हैं अपने इसके लिए। जैसे ये परिपथ है, इसमें ये R है, ये क्या है, सेल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये E है। और इस तरीके से सेल जो है उससे क्या की जा रही है, धारा प्रवाहित की जा रही है। धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान लिया कितना है, I है। तो ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता V होगी। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल ये E जो है इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इस E से, मैं इसे सिंपल E से लिख रहा हूँ, इस E से। तो ये अपने पास में क्या है, एक डायग्राम है। अब देखिए आपको कुछ एक बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो खुले परिपथ में उससे किसी भी प्रकार की कोई भी धारा जो है वो अपने बाहर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसमें उसकी विभवांतर जो होता है वो अधिकतम होता है और कितना होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल E के क्या होता है, वो बराबर होता है, इस E के वो बराबर होता है। परंतु जैसे ही आप लोग क्या करते हो, उसे परिपथ में जोड़ते हो तो सेल के अंदर क्या, सेल से परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ R धारा जो है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जैसे यहाँ स्मॉल r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो इस आंतरिक प्रतिरोध की सिरों पर क्या होता है, धारा I प्रवाहित होने के कारण यहाँ होता है विभव पतन। यहाँ क्या होता है, विभव पतन होता है। और वो विभव पतन कितना होता है, V इक्वल R, I जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग I R के बराबर होता है, जिससे सेल की टर्मिनल वोल्टता V जो है वो क्या हो जाती है, विद्युत वाहक बल से IR कम हो जाती है। यानी जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसमें से IR को अपने घटा देंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, V का मान मिल जाएगा। V टर्मिनल वोल्टता है, E क्या है, विद्युत वाहक बल है, और I धारा है, R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। समीकरण से आप लोग देख सकते हो आराम से कि विद्युत वाहक बल का मान हमेशा ज़्यादा होगा और टर्मिनल वोल्टता का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा। किससे, विद्युत वाहक बल से। यानी V जो है ये हमेशा क्या रहेगा, विद्युत वाहक बल से कम रहेगा। जो आपके पास में टर्मिनल वोल्टता है, इस टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। ये बात आपको यहाँ क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रख सकते हो
कि V लेस देन कैपिटल E, ये आपका टर्मिनल वोल्ट था, इस E से क्या है हमेशा कम है, और माइनस का क्या लिखा हुआ है IR लिखा हुआ है, वो पतन हो गया कितना IR। यहाँ से आप लोग R का मान अगर ज्ञात करो तो IR किसके बराबर आएगा, ये इधर आएगा और ये आगे चला जाएगा तो E माइनस का V, और R का मान कितना आ जाता है E माइनस का V अपॉन I, कितना आ जाता है R इक्वल E माइनस V अपॉन I आ जाता है। ये किसका मान है, स्मॉल r का मान है। परिपथ में अगर R प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, कैपिटल R, लोड जो है R हो, जैसे यहाँ R है तो V किसके बराबर आएगा, R I के बराबर आएगा, ठीक है। तो V किसके बराबर, R I के बराबर, तो I किसके बराबर भी V अपॉन R के बराबर, इसे यहाँ रखो तो स्मॉल r किसके बराबर E माइनस के V, और अपॉन में V और R ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाता है, यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है स्मॉल r इक्वल E माइनस V अपॉन V इंटू R, संबंध आ जाता है स्मॉल r में, E में, V में और कैपिटल R में, ठीक है। आप लोग यहाँ से मैं आपको बता रहा था, एक तो आप ये याद रख सकते हो, दूसरा यहाँ ये भी पता होना चाहिए आपको कि V जो है वो क्या है, इसे छोटा है। दूसरा, अगर क्या हो आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो तो आंतरिक प्रतिरोध I का मान 0 होने पर V और E जो है वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये स्मॉल r का मान आपके पास में, स्मॉल r आपका कितना आ गया, E माइनस V अपॉन V इंटू R आ गया, ठीक है। अब देखो एक बात इसमें और बताई गई है आपकी बुक के अंदर कि अगर सेल जो है, सेल को क्या किया जा रहा है, बाह्य स्रोत के द्वारा आवेशित किया जा रहा है। अगर अपने बाह्य स्रोत की सहायता से सेल को क्या करें, आवेशित करें, यानी जब सेल को बाह्य स्रोत, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है याद रखना, जब सेल को बाह्य स्रोत से आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो धारा हमेशा सेल के धनात्मक टर्मिनल से प्रवेश करती है। सेल का जो धनात्मक टर्मिनल है उससे धारा क्या करती है, प्रवेश करती है। जैसे ये सेल अपने बनाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस टर्मिनल से धारा क्या करेगी, हमेशा प्रवेश करेगी। ये कंडीशन कौन सी है, ये आवेशन के समय की है, आवेशन के समय, आवेशन के समय ये वाली कंडीशन बनती है। इस समय धारा पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करती है, सेल के अंदर प्रवेश करती है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो कि आवेशन के समय क्या होता है, आवेशन के समय धारा यहाँ से प्रवेश करती है, जिससे V का मान कितना हो जाता है, E प्लस का IR हो जाता है। V जो है किसके बराबर हो जाता है, E प्लस के IR के बराबर हो जाता है। ये किस समय की बात है, ये आवेशन के समय की बात है। और आवेशन के समय तो स्पष्ट है कि V जो है वो क्या आ जाता है, E से बड़ा हो जाता है। टर्मिनल वोल्टता यहाँ कम थी और यहाँ क्या है, टर्मिनल वोल्टता ज़्यादा है। ये आवेशन के समय की बात है और ये अपनी सामान्य बात है। सामान्य आपको यही फॉर्मूले लिखने और ये सारी बातें आपको याद रखनी है। स्पेशल अगर आपको बोला जाए कि आवेशन के समय क्या होता है, तब आपको बिल्कुल लास्ट में जो आपने लिखा है इसके बारे में लिखा जाता है। अपने एक छोटा सा टॉपिक आज और कर लेते हैं, सेलों का संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आज अपने पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन जो है वो अपने कल पढ़ेंगे। तो नया टॉपिक अपना है सेलों का संयोजन। नया टॉपिक है सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। सेलों का दो प्रकार का संयोजन अपने करेंगे, एक श्रेणी क्रम करेंगे और एक समांतर क्रम संयोजन करेंगे। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो अपने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं। देखिए श्रेणी क्रम में सेलों को कैसे जोड़ा जाता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये E1 है, ये R1 है, ठीक है। फिर अपने ये E2 है और ये R2 है।
यहाँ आपको एक प्रतिरोध जोड़ देना, ध्यान रखना यहाँ प्रतिरोध जोड़ना है, बैटरी वगैरह मत जोड़ देना। अगर आप लोग यहाँ सेल जोड़ दोगे तो ये 2 सेल न होकर के कितने सेल हो जाएंगे, 3 सेल हो जाएंगे और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 सेलों को आपने प्लस माइनस आपस में जोड़ दिया और लास्ट का आपने प्लस को माइनस से सीधा कनेक्ट कर दिया है। अगर आप लोग यहाँ सेल जोड़ देते हो तो पता है क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज़ बनेगी और लास्ट में जाकर के आप क्या कर दोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दोगे। ऐसा बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ आपको क्या करना है, 2 सेल जोड़ने हैं और ये आपको एक प्रतिरोध जोड़ना है। जैसे अगर अलग करूँ ना इन्हें, तो ये क्या है, एक सेल है और ये यहाँ पर एक दूसरा सेल है, ठीक है। ये 2 सेल आपके पास में। सबसे पहले यहाँ देखिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोग देखोगे कि यहाँ विवो अगर देखा जाए तो विवो अलग होगा, एक का V1 होगा और एक का कितना होगा, V2 होगा। और धारा जो है वो क्या रहेगी, यहाँ पर एक समान रहेगी। तो धारा तो एक समान है, विवो अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विवो को जोड़ना पड़ेगा। ये बनेगा V इक्वल V1 प्लस का V2। विवो को जोड़ दिया, V इक्वल V1 प्लस का V2। देखिए अभी अपने रिलेशन किया था तो वो क्या आया था, V इक्वल E माइनस का I R आया था। 2 बार लिखता हूँ, V इक्वल E माइनस का आई आर। क्यों? क्योंकि 2 सेल है। आप 3 भी लेकर के सोल्व कर सकते हो, जैसे अपने संधारित्र और प्रतिरोध को किया था। तो 2 सेल है इसलिए ऐसा लिखा है। V1 का मान ज्ञात करना है और यहाँ V2 का मान ज्ञात करना है, यहाँ E1 का और यहाँ E2 का और यहाँ ये जोड़ देते हैं। V इक्वल V1 कितना, E1 माइनस का आई आर 1 प्लस का E2 माइनस का आई आर 2। तो V इक्वल E1 प्लस का E2 माइनस का आई R1 प्लस R2। ये क्या आ जाता है, V आ जाता है। और V इक्वल क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो V इक्वल होगा RI। परिपथ में प्रवाहित धारा I है, प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, V क्या है, वोल्टेज है। तो V की जगह आप लोग क्या रख दोगे, RI रख दोगे। ये बनेगा RI किसके बराबर बनेगा, V ये E1 प्लस E2 के, E1 प्लस E2 के माइनस का I और R1 प्लस R2। ठीक है, ये जो है आपके पास में यहाँ पर बन जाता है। यहाँ से आप लोग चाहो तो किसका मान ज्ञात कर सकते हो, I का मान ज्ञात कर सकते हो, या जो भी मान आपको चाहिए वो मान आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये समीकरण आपकी यहाँ पर बन जाती है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आप लोगों को I का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो I का मान ज्ञात करना है तो इसको इस साइड ले आइए भी, RI प्लस का I R1 प्लस R2 और किसके बराबर, E1 प्लस E2 के बराबर। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे सोल्व करते हो। ऐसे आगे ले जाते तब भी आप सोल्व कर सकते थे, बराबर 0 आ जाएगा। पर I का मान ज्ञात करना है यहाँ, तो ये बनेगा R प्लस R1 प्लस R2 किसके बराबर, E1 प्लस E2 के बराबर। तो I किसके बराबर भी, E1 प्लस E2 बटा R प्लस R1 प्लस R। तो ये किसका मान आ गया, यहाँ पर I का मान आ गया। यहाँ E1 प्लस E2 जो है क्या है, E1 प्लस E2 जो है इसे लिखें अगर E इक्वेलेंट, R1 प्लस R2 को क्या लिखें अपने R इक्वेलेंट, E1 प्लस E2 को E इक्वेलेंट लिखें, R1 प्लस R2 को क्या लिखें, R इक्वेलेंट लिखें। तो I किसके बराबर आ जाएगा, देखिए I बराबर आ जाएगा E इक्वेलेंट बटा R प्लस R इक्वेलेंट। ये धारा I का सूत्र आ जाएगा। देखिए V इक्वल आर आई जो सूत्र बनता है कुछ उसी के बराबर है, ये V इक्वल आर आई। तो I किसके बराबर, E इक्वेलेंट बटा R प्लस R इक्वेलेंट के बराबर है। यहाँ E इक्वेलेंट और R इक्वेलेंट के ये मान जो आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप लोग और क्या देख सकते हो इसमें, देखिए अगर ये सेल N होते, N सेलों के लिए क्या लिखते, N सेलों के लिए इक्विवेलेंट आता E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस आगे चला जाता, कहाँ तक जाता है ये EN तक जाता, ठीक है, EN तक। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाता, ये हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3 और कहाँ तक जाता है ये RN तक चला जाता। अगर सभी सेल एक जैसे होते, कितने होते, एक जैसे होते, तो ये E1 बराबर E2 बराबर EN होता और किसके बराबर होता, E के। तो आपका E इक्विवेलेंट कितना हो जाता, E इक्विवेलेंट हो जाता NE, कितना हो जाता NE।
यानी n गुना वोल्टेज जो है वो क्या हो जाती, बढ़ जाती। यानी श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग देख सकते हो, श्रेणी क्रम संयोजन कब किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन तब किया जाता है जब आपको वोल्टेज क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। जब वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें सेलों का कौन सा संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने बात कर लेते हैं प्रतिरोधों की। अगर प्रतिरोध भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर कितना, Rn, और किसके बराबर, R के बराबर। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता, R इक्विवेलेंट हो जाता N R। तो E इक्विवेलेंट N E और R इक्विवेलेंट कितना हो जाता, N R हो जाता। ये मान अगर अपने रख देते I में, इस I में, तो फॉर्मूला बनता N E बटा R प्लस N R। ये फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता अगर अपने क्या कर देते, ये मान यहाँ पर रख देते। ठीक है, एन आर और एन ई जो है वो अपने एन सेलों के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल के मान है। ठीक है, और एक आप ये भी याद रखना कि ई इक्विवेलेंट जो आपने लिखा है ये किसके बराबर है, ई इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 के बराबर है। अगर सेलों की टर्मिनल आप लोग चेंज कर देते, जैसे ये जो आपने जोड़ रखा है इसे उल्टा करके जोड़ देते, तो इधर माइनस कर देते और इधर क्या कर देते, प्लस कर देते, इधर माइनस इधर प्लस कर देते, तो क्या होता, तो E1 माइनस E2 बन जाता है या E2 माइनस E1 बन जाता है। ठीक है, E इक्विवेलेंट जो है ये क्या बनता, या तो बनता E1 माइनस E2 या बनता E2 माइनस का E1। अगर क्या किया जाता, दोनों में से किसी एक सेल का टर्मिनल जो है वो उल्टा कर दिया जाता, तो आपके पास में ये वाली कंडीशन जो है वो प्राप्त होती। ये इसके स्पेशल केस थे, टॉपिक तो ये यहीं तक था। ये क्या है, इसके स्पेशल केस आ जाते हैं, अगर n तक सेल जाए तो क्या होगा, और अगर सेलों के विद्युत वाहक बल जो है वो क्या हो, समान हो, यानी समान प्रकार के सेल जो है आप क्या कर रहे हो, अगर जोड़ रहे हो। ठीक है, अपनी बात कर लेते हैं आगे, जैसे रिमोट वगैरह है, रिमोट वगैरह के सेल आप लोग जरूर देखना कि वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं और क्यों जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे कि कुछ एक उपकरण जो है उनमें श्रेणी क्रम में, कुछ एक जो है उनमें किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि रिमोट जो होता है उसमें आपको सेलों का कौन सा क्रम जो है वो जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर बताने से पहले आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना जहाँ पर वो सेल लगते हैं उस जगह को, कि वो वास्तव में वही क्रम बन रहा है क्या जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, तो संयोजन श्रेणी क्रम कब किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन तब किया जाता है जब अपने को वोल्टेज का मान ज़्यादा चाहिए। जैसे अगर आपको 3 वोल्टेज चाहिए और डेड वोल्टेज के, जैसे सामान्य सेल अपने 1.2 के होते हैं और आपको चाहिए उनसे ज़्यादा वोल्टेज, तो आप क्या करते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो, जिससे वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन कब किया जाता है, जब वोल्टेज का मान क्या करना हो, बढ़ाना हो। ठीक है, तो धारा के मान पर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अगर ये n गुना बढ़ता है तो n गुना क्या बढ़ जाएगा, R इक्विवेलेंट भी n गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अपना कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है। अपने अगर समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो समांतर क्रम संयोजन अपने वैसे कल पढ़ने वाले हैं। डायग्राम में आज आपको बता देता हूँ, समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में इस तरीके से आपको सेल जो है इन्हें जोड़ना होता है। जैसे ये एक सेल आपके पास में हो गया और दूसरा सेल जो है वो ये आ जाएगा। और इन्हें क्या कर देना है, आपको समांतर क्रम में जोड़ देना है। समांतर क्रम में जैसे प्रतिरोधों में भी मैंने आपको बताया था कि दोनों टर्मिनल एक साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये कौन सा संयोजन बन जाता है, आपका समांतर क्रम संयोजन बन जाता है। ये प्रतिरोध का निशान है, प्रतिरोध का निशान ठीक बनाना। तो ये कौन सा संयोजन किया है आपने, यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन किया है। ये यहाँ पर दूसरा सेल आ जाता है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E2 है। और ये पॉइंट मान लें जैसे A और B, तो विभव तो यहाँ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। पीछे विभव अलग था, V1 और V2 था, इसलिए अपने विभव को जोड़ा था। आज कौन अलग आएगा, आज धारा अलग आएगी। जैसे यहाँ से धारा I1 आएगी और यहाँ से धारा I2 आएगी। आगे जा कर के ये कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। फिर से कितनी, I1 और I2। तो I1 और I2 यहाँ धाराएं जो होती है वो क्या होगी, बंट जाएगी। आपको सोल्व करते समय क्या करना है, धारा को जोड़ लेना है। I इक्वल आपको लिखना है I1 प्लस का I2, जो अलग है
वो सारे मान आपको ज्ञात कर लेने और इसके अंदर रख देना है। V इक्वल E माइनस आई आर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से I का मान ज्ञात करके आपको याद रखना है I1 और I2 का। देखो V तो दोनों में सेम आएगा, R1 R2 आएगा, E1 E2 आएगा और I1 और I2 आएगा। ठीक है, इसे अपने कल पढ़ेंगे।